Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter units and measurements और आज हम लोग अपना डायमेंशनल एनालिसिस वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो डायमेंशनल एनालिसिस की हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी है भैया। और डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर में आपको तीन बातें बताई गई हैं और वो क्या बताई गई हैं, इसका उपयोग कहाँ पर करना है, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, टू चेक द वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, और तीसरा कोई नई इक्वेशन डिराइव करने के लिए। ये तीन उपयोग है। तो इसमें से हम लोग सबसे पहला हम लोग यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूजेस में। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पहला पॉइंट है आपका टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर आपको यहां पर फाइंड करना है, ये आपका सवाल है। ठीक है, मतलब ये इसका उपयोग है। अब हम लोग इसको समझेंगे किससे, तो हम लोग इसके लिए करेंगे एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल है आपके पास में, क्वेश्चन है कि भैया 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कितने डायन। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भैया कौन सी एमकेएस या एसआई सिस्टम है और कौन सा सीजीएस सिस्टम है। मोस्टली आपको इसी से रिलेटेड सवाल रहेगा, एफपीएस वगैरह का सवाल नहीं आता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सो अब यहां पर मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। अब यहां से आप फटाफट से आ जाइए, वो क्या है कि देखो ये क्वेश्चन लिखने के बाद में हम लोग सबसे पहला स्टेप जो इसमें परफॉर्म करेंगे, हम लोगों ने मान लिया लेट से 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू एक्स वगैरह की जगह P लिख लेते हैं, P डायन। ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू P डायन, ये है। अब दूसरी बात ये है कि भैया मुझे पता होना चाहिए कौन सा एमकेएस या एसआई सिस्टम है और कौन सा सीजीएस है। तो देखो मैं जानता हूं ये है सीजीएस सिस्टम और ये है आपका एसआई सिस्टम के अंदर में। तो मैंने बोला ठीक है, तो पहला काम जो मुझे 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू P डायन था वो मैंने यहां पर लिख लिया है। इतना काम आपका खत्म हो गया। दूसरा काम है इसको आइडेंटिफाई करो ये किसकी यूनिट है। दूसरा काम क्या करना है, आइडेंटिफाई फिजिकल क्वांटिटी। आइडेंटिफाई फिजिकल क्वांटिटी, पहला काम क्या था कि भैया पहला काम तक कौन सा एसआई सिस्टम है और कौन सा सीजीएस सिस्टम है, पहले ये आइडेंटिफाई करो। दूसरा काम है आप आइडेंटिफाई करो फिजिकल क्वांटिटी को। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो न्यूटन से आपको समझ में आ जाएगा, डायन से भले ही समझ में ना आए लेकिन न्यूटन से पता लग जाएगा कि भैया हमें पता लग गया ये है आपका फोर्स। ये क्या है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, तो थर्ड स्टेप है राइट द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो ये कोई स्टेप ऐसा नहीं कि भैया यही स्टेप है फिक्स यही लिखे हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपनी मर्जी की बात है। अब हो सकता है कोई किसी पहला स्टेप बताए, कोई किसी दूसरा स्टेप बताए, या हो सकता है किसी स्टेप कोई गायब कर दे। ये तो अपने मन की बात है, बस समझाने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। सो सवाल मैंने पॉइंट बोला राइट द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो भैया आपके पास में जो फिजिकल क्वांटिटी है अभी वो है फोर्स, और फोर्स का मतलब होगा क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं करके दिखा रहा हूं, कोई यदि आप नहीं चाहते तो आप सीधा भी कर सकते हैं। ये आएगा किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, मतलब L1 M1 T-2 आर द डायमेंशंस ऑफ द फोर्स। ये समझ में आ गया यहां तक। ये था आपका तीसरा स्टेप। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। नाउ इन फोर्थ स्टेप पुट द डायमेंशंस, पुट द डायमेंशंस इन गिवन इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या थी भैया, कई लोग तो यही सोच रहे होंगे। तो इक्वेशन थी हमारे पास में 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू P डायन, ये थी। तो मैंने बोला यस यही थी। तो यहीं पर लाके आपको क्या करने हैं, डायमेंशंस को पुट करना है। तो आपने लिखा 1 इंटू इसके डायमेंशन लिखे, तो आपने लिख दिया L1 M1 T1, ऊपर में 1 1 और -2 लगा दिया। बिल्कुल सिमिलर वे में यहां पर आपको लिखना है P इंटू L2 M2 T2, और ऊपर क्या है 1 1 -2 लगा दिया। मैंने बोला बिल्कुल सही काम किया यहां तक। अब इसके बाद आपको देखो अब यहां पर नजर बनाए रखनी है कौन सी चीज क्या है, अदरवाइज गलती हो जाएगी।
अगला स्टेप क्या करना है, अब आपको तो P निकालना है, तो P के लिए आप लिखोगे P बराबर आएगा L11 M11 T1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई L21 M21 T2 माइनस 2। ये लिख दिया यहां तक बस। अब इनको एक सिंगल पावर के फॉर्मेट में लेके आइए। मतलब कैसे, तो आप लिखोगे P बराबर L1 अपॉन L2 द होल पावर 1 M1 अपॉन M2 द होल पावर 1 और T1 अपॉन T2 द होल पावर माइनस 2। यहां तक हो गया काम बस। अब आपको यह दिमाग में रहना चाहिए कौन सा SI सिस्टम से चल रहा है और कौन सा CGS सिस्टम से। तो यहां पर हमारे इसमें देखिए लेफ्ट वाला जो है वो SI सिस्टम से है और राइट वाला जो है वो CGS सिस्टम से है। इसका मतलब आपका ऊपर वाला इसमें है क्या बोलते हैं MKS या SI सिस्टम में और नीचे वाला CGS सिस्टम में है। नाउ पुट द करस्पॉन्डिंग यूनिट्स, पुट करस्पॉन्डिंग यूनिट्स। तो क्या बन जाएगा भैया, P बराबर आएगा L1 मतलब मीटर, L2 मतलब सेंटीमीटर, M1 मतलब केजी और इसका मतलब है ग्राम, और ये है सेकेंड और ये है सेकेंड और ये है -2, ये है 1 और ये है 1। अब देखो 1 नहीं भी लिखोगे अब यहां से आगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां पर ध्यान दीजिए होगा क्या, देखो ये भी सेकंड है ये भी सेकंड है, ये तो कट लेंगे, ये क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, इनको करना है कैंसल आउट। तो कैंसल आउट करने के लिए मैंने क्या किया, इनको रिप्लेस करना चालू किया। तो P बराबर आएगा, देखो किसको रिप्लेस करोगे, तो मीटर को रिप्लेस करोगे सेंटीमीटर में। तो क्या आएगा भैया, तो आप लिखोगे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर इनटू किलोग्राम को लिखोगे तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। बस खत्म। अब यहां पर देखिए क्या होगा कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर मेरे पास में P की वैल्यू आएगी 10 टू द पावर 5। क्यों, एक के पीछे देखो 1 2 3 4 और 5 जीरो हैं। कितनी जीरो हैं, 5। तो मैं लिखूंगा 10 टू द पावर 5। तो आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा आपका 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डायन। कितना बनेगा, 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डायन। क्लियर है, श्योर है। बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोगों को एक और एग्जांपल सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन ये है 1 जूल इज इक्वल्स टू कितने अर्ग। ठीक है, तो अब बस काम स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी हम लोगों ने सीखा, बिना समय गवाए फटाफट स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपने देखा ये है SI सिस्टम वाला, ये है CGS सिस्टम वाला। क्लियर है, मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, फटाफट देखो जो भी मैंने किया होगा वही आपको भी करना है, कुछ नया नहीं करेंगे। तो मैंने लिख दिया 1 जूल इज इक्वल्स टू P अर्ग लिख दिया, मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया, जूल है इसका मतलब ये है वर्क डन या फिर एनर्जी से रिलेटेड बातें चल रही हैं। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या करना है, मुझे लिखना है डायमेंशंस। तो मैंने लिखा एनर्जी बराबर, अब देखो एनर्जी को स्पेसिफाई तो है नहीं, कोई सी भी एनर्जी लिख लीजिए, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वर्क डन से ले लीजिए। तो आपने बोला ठीक है, तो मैंने वर्क डन से लिख दिया। तो वर्क डन बराबर आपने लिखा क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से देखो ये मेथड लॉन्ग है बराबर है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। यदि आपको डायमेंशन डायरेक्टली याद है तो आप डायरेक्टली डायमेंशन पुट कर सकते हैं। फोर्स के आए थे M1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट के आएंगे L1, तो ये बन जाएगा M1 L2 T-2। ये डायमेंशंस आ गए। बोलो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो इन डायमेंशंस को करस्पॉन्डिंगली पुट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे 1 इंटू M1 L1 T1, पावर लगाइए क्या है 1 2 -2। तो आपने लिखा 1 2 -2 इक्वल्स टू P इंटू M2 L2 T2 और
ये आएगा 1 2 माइनस 2। इसके बाद आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए P, तो आपने लिखा P बराबर M11 L1 स्क्वायर T1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई M21 L22 और T2 माइनस का 2। इसके बाद का स्टेप क्या है, फटाफट स्टेप का प्रोसीड करना और कुछ भी नहीं है, सिंगल सिंगल उसमें तोड़ लीजिए। तो आपके पास में आएगा P बराबर M1 अपॉन M2 द होल पावर 1 L1 अपॉन L2 द होल पावर 2 और T1 अपॉन T2 द होल पावर माइनस 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैंने MLT लिखा है या LMT, बस आपको प्रॉपर पता होना चाहिए भैया M का मतलब ये है और L का मतलब ये है। M मास के लिए है, L लेंथ के लिए, ये बात आपको पता होना जरूरी है। तो आपने लिखा P बराबर M1 किसके सिस्टम में था, SI में था, मतलब आपने लिखा kg अपॉन ग्राम पावर 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 2 और सेकंड अपॉन सेकंड पावर माइनस 2। ये यहां पर कटी जाएगा। अब क्या करना है इसको अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में आपको लाना है इनको एक सिंगल टर्म में। तो ये है kg अपॉन जी, ये है मीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर है 2। आगे बढ़ते चले जाइए, पुट करेंगे तो क्या होगा, kg की जगह आएगा 1000 ग्राम अपॉन ग्राम और ये आएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। फटाफट बताइए क्या होगा, तो आपके पास में आएगा P बराबर 1000 इंटू 100 का स्क्वायर, तो P बराबर आएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4, क्योंकि 100 का स्क्वायर करोगे तो P बराबर आ गया 10 टू द पावर 7। इसका सिंपल सा मतलब निकल के आया 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग होने वाला है। खत्म, क्लियर है। ये जो पहला एग्जाम्पल था, 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए, यही 2 फेमस एग्जाम्पल आप लोगों को यहां पर मिलने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग चलेंगे इसका दूसरा उपयोग। पहला यूज क्या था डायमेंशनल एनालिसिस का, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। क्या मैंने कन्वर्जन फैक्टर निकालना सीख लिया, बिल्कुल सीख लिया। अब आप इसे रिवर्स डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पूछा 1 अर्ग इज इक्वल टू कितने जूल, तो आप यहां से डायरेक्टली बता सकते हैं 10 टू पावर माइनस 7। ये प्रोसेस सिर्फ क्या है, स्कूलों में काम आती है, जहां पर आप स्कूल के एग्जाम लिख रहे होंगे। यहां पर आपको कॉम्पिटिटिव में कोई जरूरी नहीं, कॉम्पिटिटिव में आप फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे। किससे, प्रीफिक्स कन्वर्जन जो सीखा है उससे बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना सेकेंड यूज की तरफ चलते हैं। सेकेंड यूज था आपका टू डिड्यूस एन एक्सप्रेशन। मतलब कोई तो भी हम लोगों को फॉर्मूला यदि डिराइव करना है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको भी हम लोगों को एक एग्जाम्पल से ही समझना है, विदाउट एग्जाम्पल ये चीजें समझ में आने वाली नहीं है। क्लियर है, तो मैंने बोला ठीक है कैसे समझेंगे, तो हम लोग इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन length of pendulum and gravitational acceleration find formula of time period using dimensional analysis। तो ये क्वेश्चन को फटाफट से लिखिए। मैंने क्या पूछा है, एक सिंपल पेंडुलम है, इसका जो टाइम पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम की लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। बस यही मेन बात होती है, यही स्टेटमेंट है, यही काम में आने वाला है। तो हम लोग करेंगे कुछ इस प्रकार से। शुरुआत कैसे करनी है, तो सबसे पहला स्टेप जो गिवन है
उसे एक प्रोपोर्शनैलिटी में लिखना है। जो भी गिवन है उसे हम लोगों को क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी में लिखना है। मतलब मैंने क्या बोला कि भैया पहले तो अज्यूम कर दिया, लेट्स से टाइम पीरियड को मैंने मान लिया टी, टाइम पीरियड को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल टी मान लिया, लेंथ को मैंने मान लिया क्या, कैपिटल एल, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसे मैंने मान लिया जी। और मैंने इनके बीच में रिलेशन लिखा क्या, कि भैया टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ और जी पर। मैंने बोला यस ऐसे ही कर रहा है, तो मैंने लिख दिया लेंथ की पावर ए है और जी की पावर बी है। अब ये कितनी है वो मुझे नहीं मालूम, ए और बी बस मैंने मान लिए। आपको ए बी अच्छी नहीं लग रही तो आप एक्स वाई जेड ले सकते हैं, एम एन ओ पी क्यू में चल सकते हैं, पी क्यू आर एस में चल, जो आपको अच्छा लगे। पर कुल मिला के अभी तो ये है कि भैया टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल की पावर ए इंटू जी की पावर बी। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकता हूं कि मैं इसे लिख सकता हूं, इट इंप्लाइज टी बराबर सम कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कितना है वो हमें मालूम नहीं है, इंटू एल टू द पावर ए इंटू जी टू द पावर बी। ये एक बात समझ में आ गई। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद का स्टेप बहुत ही उपयोगी स्टेप। इसमें क्या करना होता है, हम लोगों को हर एक टर्म के डायमेंशंस लिखने हैं। सेकंड स्टेप क्या बोल रहे हैं, सेकंड ही चल रहा है ना, राइट डायमेंशंस, सबके डायमेंशंस लिखिए। तो भैया डायमेंशंस ऑफ टी बोलो फटाफट, टी तो क्या आएंगे, L0 M0 T1, मैंने बोला बिल्कुल सही है। अच्छा मैंने पूछा आपसे डायमेंशंस ऑफ L बोलो, लेंथ के डायमेंशंस बोलो, तो आपने लिखा L1 M0 T0, बिल्कुल सही है। अच्छा मैंने पूछा डायमेंशंस ऑफ G लिखिए फटाफट से, तो अब आप लिखेंगे क्या, L1 M0 T माइनस का 2, मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब ये जो लिख दिया है इसे पुट करो इक्वेशन में, मतलब पुट डायमेंशंस इनटू इक्वेशन। बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आपके पास में आएगा, क्या आएगा बताओ फटाफट से। तो आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा L0 M0 T1 बराबर कांस्टेंट। अब देखो इस कांस्टेंट को तो भूल ही जाइए, कांस्टेंट को लिखना ही नहीं है, इसको लिख के समय भी वेस्ट ना करें। सीधा सीधा आइए, क्या था L, तो आपने लिखा L1 M0 T0, और देखो इसकी पावर कितनी थी A, तो पावर मत भूल जाना नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। और दूसरा क्या था L1 M0 T माइनस 2 और पावर है B। अगला अब क्या है, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, सॉल्व, बस इतना काम कर दिया, पुट डायमेंशन इनटू इक्वेशंस एंड सॉल्व इट। तो बस काम चालू कर दीजिए, L0 M0 T1 बराबर, तो ये आएगा L की पावर A M की पावर 0 T की पावर 0। क्यों, पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, पावर्स में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आपने ये लिखा, इनटू क्या आएगा, L की पावर B M की पावर 0 और T की पावर आएगी माइनस का 2B। क्यों, -2 इंटू बी करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बेस सेम बनाते हैं। मतलब मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड में तो वही चल रहा है L0 M0 T1 बराबर, राइट हैंड साइड में देखिए L और L सेम है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा A प्लस बी। कैसे आया, लेंथ की पावर A प्लस बी आया, इंटू M की पावर ये भी 0 ये भी 0 मतलब 0, और T की देखिए ये 0 है और ये -2B है, तो ये आ गया माइनस का 2B। क्लियर है। अगला स्टेप क्या है, कंपेयर द डायमेंशंस ऑफ सेम बेस, या कंपेयर L M एंड T। तो देखो क्या होगा, आपको मिलेगा L की पावर A प्लस B बराबर L की पावर 0, मतलब आपको मिलेगी एक इक्वेशन A प्लस का B बराबर 0। ये है इक्वेशन नंबर 1। क्यों किया ऐसे, बेस समान होता है तो पावर्स भी समान ही होनी चाहिए, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो A प्लस बी बराबर 0 आ गया। दूसरा देखिए M0 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, T वाले को करोगे तो आएगा T की पावर -2B बराबर T की पावर 1।
सो इट इंप्लाइज आएगा -2b बराबर 1। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को आपस में आपको करना है सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस वाली इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं क्या कि b बराबर -1/2 लिख सकता हूं क्या, देखो बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इस वैल्यू को आपको उठा के पुट करना है कहां पर, यहां पर। तो आप पाएंगे a प्लस -1/2 बराबर 0। तो a बराबर आ गया 1/2। तो क्या आपको a और b की वैल्यू मिल चुकी है, बस आपका काम हो गया है। अब इनको उठा के क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में पुट कर देना है। तो स्टार्टिंग में पुट करोगे तो आएगा क्या, टाइम पीरियड बराबर कांस्टेंट इनटू l की पावर, देखो l की पावर थी a, मतलब आपने लिखा l की पावर 1/2 इनटू g की पावर क्या थी b, और b का मतलब है -1/2। तो आपने पुट किया -1/2। अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर आएगा t बराबर सम कांस्टेंट तो चल ही रहा है, l की पावर 1/2 ऊपर, g की पावर 1/2 नीचे। और इसे जरा सा अच्छे से मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कांस्टेंट इनटू l बाई जी की होल पावर 1/2। और पावर 1/2 होती है, उसका मतलब क्या होता है, रूट। तो आपके पास में आ गया t बराबर सम कांस्टेंट, अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, अंडर द रूट ऑफ l बाई जी। सो दिस इज द रिलेशन। अब यहां पर एक परेशानी है, वो ये है ये कांस्टेंट क्या है ये हमें पता नहीं है, लेकिन जब आप आगे जाओगे और आगे जाके जब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ोगे तो आपका रियल फॉर्मूला आता है t बराबर 2 अंडर द रूट ऑफ l बाई जी। एक बार ध्यान रखना, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ही इस पर सवाल बन जाता है। इवन दो फर्स्ट चैप्टर, लेकिन फिर भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इसके ऊपर सवाल आपको मिल सकते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपके पास में अब देखो फॉर्मूला तो निकल के आ गया, t बराबर 2 अंडर द रूट ऑफ l बाई जी, जो कि आपने पहले कितना निकाला था, t बराबर सम कांस्टेंट इनटू अंडर द रूट ऑफ l बाई जी आपने निकाला हुआ है। और आगे यदि मैं बात करता हूं यहां पर, तो वो है थर्ड पॉइंट, दैट इज करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। तो पहले हम लोग क्या है ना, डायमेंशनल एनालिसिस वाला जो पार्ट है उतना खत्म हो जाएगा, उसके बाद में मैं इस पे एग्जांपल्स वगैरह पर भी चर्चा करूंगा। सो थर्ड जो है वो है आपका करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। तो भैया देखो फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को हम लोग कैसे चेक करते हैं, जैसे मान लो आपके पास में एक सिंपल सी इक्वेशन दी हुई है, v बराबर u प्लस का 80। वैसे आप जानते हैं ये इक्वेशन सही है, लेकिन हम लोगों को इसे चेक करना है। चेक करके हम लोगों को क्या तसल्ली हो जाएगी, भैया ये सही है करके, ठीक है। सो हम लोग इस इक्वेशन को चेक करते हैं, और इस इक्वेशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी ऑफ डायमेंशंस, बराबर है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी के हिसाब से क्या होगा कि भैया यदि कोई इक्वेशन है उसमें हर टर्म का, याद कीजिए y इक्वल्स टू mx प्लस सी, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है ये, तो उसमें डायमेंशंस क्या होंगे, हर एक टर्म के सेम होंगे। तो वही फंडा यूज करना है। ये क्या है, वेलोसिटी, मैंने बोला ठीक है। ये क्या है, वेलोसिटी, ये वाली थी फाइनल, ये वाली थी इनिशियल। ए क्या है, एक्सेलरेशन, और टी क्या है, टाइम है। तो बस आपको क्या करना है, एक बार LHS लेना है, एक बार RHS लेना है, तो और उनको इक्वेट कर देना। यदि सेम आ गए तो सही है, और नहीं आए तो गलत है। तो भैया क्या होगा, तो आप लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ LHS, डायमेंशंस ऑफ LHS। तो क्या आएंगे, तो ये आएंगे V के डायमेंशंस, मतलब डायमेंशंस ऑफ V का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, और है तो ये आखिर वेलोसिटी, मतलब इसकी जो यूनिट लिखी जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो इसके डायमेंशन आएंगे L1 m0 t माइनस का 1। तो ये आपके पास में LHS के डायमेंशंस आ चुके हैं। इसमें कोई परेशानी हुई, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ RHS। तो भैया देखो डायमेंशंस ऑफ RHS के अंदर में हम लोगों को लिखना है क्या, u प्लस 80 के डायमेंशंस। तो भैया सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं u का मतलब है मीटर पर सेकेंड,
और मीटर पर सेकंड है, मतलब L1 m0 t-1 आएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगला देखिए हमारे पास में कौन है, अगला है a। तो a का मतलब है एक्सेलरेशन, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब आएंगे क्या, L1 m0 t-2। और तीसरा है यहां पर कौन, टाइम, तो आप लिखेंगे टाइम के लिए यूनिट होती है सेकंड, मतलब डायमेंशन आएंगे क्या, L0 m0 और t1। सो ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ RHS क्या आएंगे, तो ये आएंगे भैया u प्लस AT के डायमेंशंस यहां पर आप पुट करोगे तो ये आएगा L1 m0 t-1 प्लस L1 m0 t-2 इंटू L0 m0 t1 पुट कर दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, L1 m0 t-1 प्लस का इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा L1 m0 और t-1। अब यदि आप इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को ऐड कर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार यहां पे 2 आ जाएगा, L1 m0 t-1। आपको ऐसा फील हुआ यहां पर 2 आया, मैंने बोला ठीक है मान लीजिए, लेकिन ये 2 क्या है, एक नंबर है जिसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे। मतलब फाइनली आपके पास में बचेगा क्या, बचेगा यही L1 m0 t-1, बचने वाला तो यही है L1 m0 t-1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ RHS। LHS के डायमेंशंस क्या हैं, LHS के डायमेंशंस हैं L1 m0 t-1। क्या दोनों डायमेंशन सेम है, तो मैंने बोला यस, डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड। तो यहां से मुझे पता लगा कि भैया ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो मैंने देखो यहां पे लिखना क्या है, मुझे लिखना है इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली ये इक्वेशन क्या है, सही है। मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर ये जो डायमेंशनल एनालिसिस हम लोगों ने सीखा है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसके क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे हम लोग देखते हैं भैया डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या हैं। पहला लिमिटेशन ये है, देखो आपको याद होगा टाइम पीरियड बराबर हम लोगों ने 2π√L/g निकाला था। मैंने बोला यस, तो वो क्या था, वहां पर एक कांस्टेंट था। मैंने बोला यस, कैसा कांस्टेंट था, डायमेंशनलेस कांस्टेंट था। तो यहां पर पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट आते हैं, मतलब ऐसे नियतांक जिनकी कोई विमा नहीं है, विमाहीन नियतांकों के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज वी नीड एक्सपेरिमेंट। तो पहला लिमिटेशन क्या है, पहला लिमिटेशन है द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स cannot be calculated using डायमेंशनल एनालिसिस। एक बात ध्यान रखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस की सिर्फ यहां पर बात हो रही है। यदि आपको डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करके चेक करना रहेगा। यह बात क्लियर हो गई, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। दूसरा लिमिटेशन क्या है यहां पर, दूसरा लिमिटेशन जो है यहां पर वो है थोड़ा सा ऐसा कि यदि हमारे पास में कोई इक्वेशन ऐसी है जो प्लस और माइनस के टर्म में सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हुए रिलेटेड है, तो उसे हम लोग यहां पर डिराइव नहीं कर पाएंगे, उन्हें हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या, जैसे आपको बोला जाए v बराबर u प्लस AT, तो आप इसे डायमेंशनली प्रूव नहीं कर सकते हैं। इसे डायमेंशनली आप चेक करके बता सकते हैं ये करेक्ट है या नहीं है, लेकिन इनमें क्या हो रहा है, देखो प्लस वगैरह ऐड हो रहा है, तो इन्हें हम लोग यहां पर नहीं कर सकते, क्या, प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में क्या लिखेंगे, द इक्वेशन विच हैव प्लस और माइनस
इन बिटवीन टर्म्स कैन नॉट बी डिड्यूस्ड, उन्हें हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। ये इसका एक और डायमेंशन आ गया। और क्या क्या इसका, और क्या है इसमें ड्रॉबैक, क्या इसके लिमिटेशन है? तीसरा लिमिटेशन है इसका, यदि मान के चलो आपके पास में कोई इक्वेशन ऐसी है जो साइन कॉस या एक्सपोनेंशियल या लॉग वगैरह के टर्म में है, तो उन्हें भी हम लोग डिड्यूस नहीं कर सकते। मतलब जैसे मान लो आपके पास में एक इक्वेशन होती है x बराबर a साइन ओमेगा टी, आगे चल के पढ़ोगे इस इक्वेशन को, तो इसे हम लोग डिड्यूस नहीं कर सकते हैं। या मान के लो आपके पास में कोई फंक्शन होता y इज इक्वल्स टू लॉग टी, तो मैं इसे भी यहां से प्रूफ नहीं कर सकता हूं। यदि आपके पास में कोई इक्वेशन होती e टू द पावर माइनस का 2p प्लस का कुछ तो भी ऐसे लिखा हुआ था, तो इसे भी हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास में तीसरा ड्रॉबैक बनेगा, we cannot derive the relations for trigonometric / exponential / logarithmic फंक्शंस। ये बात समझ में आई? ये है आपका इसका तीसरा ड्रॉबैक। एक और ड्रॉबैक है यहां पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, वो है चौथे नंबर का। मान के चलो आपके पास में कोई ऐसा कांस्टेंट है यहां पर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐसा आता है जो जिसकी कुछ तो भी यूनिट है, जिसकी कुछ तो भी क्या है, यूनिट है, तो हम लोग उसे भी डिड्यूस, ऐसे रिलेशन को भी हम लोग डिड्यूस नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मेथड सुटेबल नहीं है। जैसे मैं लिख देता हूं, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ proportionality constant have some डायमेंशन की जगह यूनिट वर्ड लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं, आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा कि भैया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर का। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास में आता है F बराबर GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो एक बात बताओ, यहां पर G क्या है? यहां पर G है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी एक यूनिट होती है, इसकी एक यूनिट होती है जो क्या आती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि इसके कारण मैं इस इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकता। मतलब F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर को मैं डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकता। इसके अलावा इसके और भी लिमिटेशंस हैं, और लिमिटेशन मैं बताता हूं। एक नंबर 5वें नंबर पे, मान के चलो कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है। 3 तक तो हम लोग झेल जाएंगे। देखो याद कीजिए, टाइम पीरियड वाज प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A G टू द पावर B लिखा था। यहां पर कितने वेरिएबल थे? 2 वेरिएबल थे। मैंने बोला ठीक है, मान के चलो आपने कोई एक ऐसी इक्वेशन लिख दी, ऐसी इक्वेशन लिख दी, मान चलो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर A V टू द पावर B T टू द पावर C। तो यहां पर कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? तो यहां पर आपको 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। ठीक है, अब याद कीजिए इस वाले को, जहां पर आपने इसको सॉल्व किया था तो कितनी इक्वेशन बनी थी सॉल्व करने के लिए? तो आपके पास में बनी थी 2 इक्वेशन, याद है, a प्लस बी बराबर 0 और एक आई थी -2b बराबर 1, बराबर है, कुछ ऐसी इक्वेशन आई थी, यस और नो। 1 इक्वल्स टू -2b ऐसी इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन बनी थी। अब मान के चलो यदि मैं 3 वेरिएबल वाला लेता हूं तो आपके पास में इक्वेशन बनेंगी कितनी? 3। मतलब आपको 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना रहेगा। अच्छा, मान के चलो आपने कोई XYZ ऐसा ले लिया कि भैया A प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर A Q टू द पावर B R टू द पावर C और S टू द पावर D। तो आप इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए आप सोचिए 4 इक्वेशन बनेंगी,
3 इक्वेशंस को ही सॉल्व करना बहुत टेढ़ा काम होता है, तो 4 इक्वेशंस को कहां पे सॉल्व कर पाओगे? तो नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग बोलेंगे कि दिस इक्वेशन इज नॉट फिजिबल इफ दिस मेथड इज नॉट फिजिबल इफ द रिलेशन इन्वॉल्व्स मोर देन 3 वेरिएबल्स। क्या बोला मैंने? मैं लिखता हूं 5वें नंबर पे चल रहा है ना ये, हाँ, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल या फिजिबल, दिस मेथड इज नॉट feasible when a relation या इक्वेशन जो भी आप चाहें लिख दीजिए, involves more than 3 वेरिएबल। 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन को मैं सॉल्व करना जानता हूं। एक्स वाई जेड की टर्म में यदि कोई इक्वेशन आती है तो मैं उसे सॉल्व कर सकता हूं। 3 से ज्यादा में ही मुझे परेशानी होती है। तो ये यहां पर 5वां पॉइंट आ चुका है। अब इसके आगे कुछ छोटी छोटी सी मैं बातें कर लेता हूं और आपसे कुछ बताता हूं। जैसे यहां पर एक मेरे पास में एक सवाल है कि इफ 2 क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस, यदि आपके पास में कोई 2 क्वांटिटी हैं, if 2 quantity have same dimensions, do they always represent same physical quantity? फिजिकल, नो, बुकलेट में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, वही ये सवाल। यदि मेरे पास में 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन सेम है, तो क्या वे हमेशा एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगी? तो इसका आंसर है नो। इसका आंसर क्या है? नो। क्यों? मैंने आपको सिखाया हुआ है टॉर्क और एनर्जी, तो उनके क्या आई थी? न्यूटन मीटर आया था, बराबर है। तो वो क्या सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी। हाँ, नोट्स में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वहां पर फोर्स और मोमेंटम लिखा गया है, उसको करेक्ट कर लेना। उसकी जगह आप लोग क्या लिख लेना? टॉर्क एंड वर्क लिख लेना या टॉर्क एंड एनर्जी लिख लेना। तो उनके डायमेंशन तो सेम आ रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर रही हैं? रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब उसके अलावा एक पॉइंट और आता है कि भैया एक बात बताओ, क्या सारे कांस्टेंट, मतलब एक क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या सारे कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। अभी मैंने आपको बताया था, जी वाला आया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसकी डायमेंशन थी क्योंकि उसकी एक यूनिट थी। तो इसका मतलब यह है कि भैया और सारे कांस्टेंट जो हैं वो डायमेंशन लेस या यूनिट लेस होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने लिखा था, यस और नो। इसके अलावा भी बहुत सारे आएंगे आगे चल के, आपको शायद एक प्लैंक कांस्टेंट आएगा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट आएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा, बहुत सारे आएंगे, तो उनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारे आएंगे। अब यहां पर इसके अलावा आप यदि जाके बुकलेट पढ़ोगे तो वहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ होगा, जिसे मैं यहां पर अभी समझा रहा हूं। वो ये है कि भैया यदि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, मेरे पास में है एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है मेरे पास में, तो बताओ क्या ये एक्चुअली भी करेक्ट होगी? क्वेश्चन ध्यान सुनो। वेदर अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज अ करेक्ट इक्वेशन, ट्रू और फॉल्स? तो ये भैया फॉल्स है। कैसे? मैं आपके पास में बताता हूं। जैसे मैंने मान लो आपसे किया v बराबर 80, मैंने एक इक्वेशन लिखी, ठीक है, यहां पर बोला v बराबर है वेलोसिटी, a बराबर है एक्सेलरेशन और t बराबर है टाइम। तो बताओ क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? मैंने बोला यस, डायमेंशनली ये करेक्ट आएगी, लेकिन एक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन आप जानते हो v बराबर u प्लस 80 आता है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन यदि कोई इक्वेशन ट्रूली करेक्ट है, मतलब वो सच में इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, तो वो डेफिनेटली डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन रियल में ट्रू करेक्ट हो या ना हो, वो इनकरेक्ट हो भी सकती है फिजिकली, बट फिजिकली करेक्ट इक्वेशन विल ऑलवेज बी डायमेंशनली करेक्ट। बात समझ में आई है? फिर से बोलता हूं, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट फिजिकली, बट
अ फिजिकली करेक्ट इक्वेशन विल ऑलवेज बी डायमेंशनली करेक्ट। ये स्टेटमेंट दिया हुआ आपको मिल जाएगा प्रॉपर बुकलेट में, जहां पर जाके आप लोग इन्हें चेक करोगे। मैंने v इक्वल टू यहां पर 80 लिया है, मैंने वहां पे शायद v स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला प्रूफ करवाया है, बस उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। क्लियर है ये बात? हां, लेकिन एक बात और यहां पर आपके बात में आती है कि भैया यदि इक्वेशन if an equation is dimensionally incorrect, then definitely it will be incorrect physically also. It will be incorrect फिजिकली ऑल्सो, फिजिकली भी वो क्या होगी? रॉन्ग ही होगी। बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर इनफ? ओके, चलो अब हम लोग यहां पर कुछ बातें करते हैं, वो ये हैं कि कुछ और अच्छे से सवाल मैं यहां पर करवाता हूं डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड। अब देखो रिलेशन प्रूव करने वाले सवाल तो आप कर लोगे, अब इसमें देखो क्या ना, ये सीख लिया, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल जब बनते तो वो हमसे नहीं होते। जैसे मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं, इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है भैया कि v बराबर a प्लस का t डिवाइडेड बाई b, कुछ ज्यादा ही जोश में ज्यादा ही लिख दिया, a प्लस का t डिवाइड बाई b प्लस c नहीं होगा, b डिवाइडेड बाई t प्लस का c। यहां पर बोला गया है v बराबर है वेलोसिटी, t बराबर है टाइम, तो a, b और c के डायमेंशंस आपको बताने हैं। सवाल लिखिए, इफ v इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाई t प्लस c, इफ v इज वेलोसिटी, t इज टाइम, देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a, b एंड c। ये सवाल है। अब ऐसे टाइप के सवाल आएंगे, चुटकियों में आपसे सॉल्व होंगे, बस यहां पर आपको देख के लगेगा यार इतना देर लगाएंगे तो सवाल कब करेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आपने लिखा v बराबर a प्लस का b डिवाइडेड बाई t प्लस c। ठीक है, अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट ये है, v क्या है? v है वेलोसिटी, वेलोसिटी है, इसका मतलब इसके जो डायमेंशंस आएंगे वो क्या आएंगे भैया? डायमेंशंस आएंगे L1 m0 t माइनस का 1। क्या मैंने सही लिखा है? मैंने सही लिखा है। अब मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी से पढ़ा है कि भैया हर एक टर्म के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे, जो टर्म्स प्लस और माइनस से डिवाइड होती हैं, मतलब सेपरेट आउट होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि a के डायमेंशंस भी उतने ही आएंगे, मतलब डायमेंशंस ऑफ a विल बी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ v, मतलब a के डायमेंशंस आएंगे L1 m0 t माइनस का 1। ये समझ में आया यहां तक? बोलो क्लियर है? सवाल बहुत ही आसान है। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेसिटी क्या बोलती है कि हर टर्म का जो प्लस या माइनस से सेपरेट आउट हो रहा है उनके डायमेंशन सेम होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होते हैं। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी दिखी तो इसके भी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर ही होने वाले हैं। ओके, अब आगे बढ़ जाओ, तो आगे लिखा है b अपॉन टी प्लस c के जो डायमेंशन हैं विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v। ये बात समझ में आई? मैंने बोला यस, सही बात है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखो ये t प्लस c लिखा है, मैंने बोला सही बात है। t क्या है? t है टाइम, मतलब इसके डायमेंशंस आएंगे L0 m0 t0। यस और नो? देखो मैं सॉरी t0 नहीं आएगा, t1 आएगा, भावनाओं में बह गया, L0 m0 और t1 आएगा। तो डेफिनेटली यहां पर मैं कह सकता हूं कि c के डायमेंशंस भी t के बराबर ही होंगे। इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ c क्या आएंगे? डायमेंशंस ऑफ c विल बी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ t, मतलब c बराबर आएगा L0 m0 t1। c बराबर कितना आएगा? अरे यार ये बॉक्स गलत बन गया थोड़ा सा, हाँ तो ठीक है, L0 m0 t1। क्लियर है?
अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो सेम डायमेंशंस वालों को तो मैं ऐड कर लूंगा, बचा कौन है, सिर्फ बी बचा है। तो आप ध्यान से देखिए, बी अपॉन टी प्लस सी का मतलब है L1m0t-1। कहां से आया, ये आया कहां से, तो हमने बोला था बी अपॉन टी प्लस सी के डायमेंशन किसके बराबर होंगे, वेलोसिटी के बराबर होंगे। अब देखो टी और सी तो दोनों ऐड होके सिर्फ सेकंड बनाएंगे, तो आपने लिखा बी डिवाइडेड बाई L0m0t1 बराबर L1m0t-1। सो इट एम्प्लाइज बी के डायमेंशन आपके पास में आएंगे कितने, L1m0t-1 इंटू L0m0t1। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करना है मतलब क्या करना है, पावर्स को ऐड कर देना है। तो L की पावर आएगी 1, M की पावर आएगी 0 और T की पावर -1 + 1 0। तो ये आ गए बी के डायमेंशन। एक बात बताऊं, चुटकियों में कर सकते हैं इन सवालों को, ये तो मैं मेथड से बता रहा हूं इतना लंबा करते हुए, अदरवाइज डायरेक्ट देखते ही समझ में आना चाहिए। कैसे, वापस से लिखता हूं, ध्यान दीजिए। v बराबर a प्लस का b डिवाइडेड बाई t प्लस का c था ना, यस और नो। तो यार क्लियर सी बात है, a के डायमेंशन डायरेक्टली इसके बराबर, यस मैंने बोला यस। इसके डायमेंशंस इसके बराबर, क्यों, सेकंड में सेकंड ही ऐड होगा। और ये पूरी चीज यदि मीटर पर सेकंड बन रही है और नीचे आपको सेकंड ऑलरेडी मिल चुका है, तो यार बी तो सीधा सीधा मीटर ही है ना। अब ये आएगा किससे, प्रैक्टिस करने से। किससे आएगा, प्रैक्टिस करने से ये चीजें आएंगी। चलो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और बदल देता हूं। मान चलो मैंने लिखा v बराबर v बराबर a साइन ए साइन सी लिखा है मैंने, ठीक है, ऐसे लिखा है। v बराबर a साइन सी लिखा है। तो अब बताओ a और c के डायमेंशन, आपको b लिखना है तो आप b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बोला गया है v बराबर है वेलोसिटी, इसको एक काम करो ct लिख लीजिए। v बराबर a साइन ct और t बराबर है टाइम। मैंने बोला ठीक है। तो अब आपको बताना है a के और c के डायमेंशन, फटाफट चुटकियों में। तो देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, मतलब उनकी डायमेंशन 0 आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि v के और a के डायमेंशन सेम आएंगे, मतलब a के डायमेंशन कितने आएंगे, L1m0t-1। हो गया क्या सवाल, फटाक से खत्म। अब बच गया क्या, साइन के अंदर वाला। तो भैया c इंटू टी बराबर आना चाहिए L0m0t0। लेकिन यहां पर देखिए t के डायमेंशन तो आपको मालूम है L0m0t1 है इक्वल्स टू L0m0t0। तो अब आप बता दीजिए c बराबर क्या आएगा। एक बात बताऊं, मैं आपको ऐसे करने के बजाय ना, यदि आप सीधा यूनिट डाल के करोगे तो वो जल्दी हो जाएगा, मतलब सॉल्व करके आएगा L0m0t-1। फटाफट से मैं इसको फटाफट से करके बताऊं, देखो कैसे, c इंटू टी है, मतलब c इंटू सेकेंड बराबर क्या आना चाहिए, डायमेंशन लेस, मतलब 1 होना चाहिए, डायमेंशन लेस मतलब क्या 1। तो c बराबर आएगा 1/2, मतलब c बराबर आ गया सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स मतलब L0m0t-1। खत्म कहानी। ऐसे ही कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने ये बना दिए, ये 2 बना दिया आपके सामने तो 2 में ही खुश हो जाए, नहीं, कुछ भी सवाल बनाया जा सकता है। अच्छा मैं वेलोसिटी के लिए बना रहा हूं, किसी और के लिए भी बनाया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा f बराबर ax स्क्वायर प्लस का बीटी, ax प्लस का बीटी, क्यों रूट लूंगा तो और ज्यादा कठिन हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। तो af बराबर है ax प्लस का बीटी। देखो इसलिए सवाल को ध्यान से सुनना, इसमें कौन सी चीज क्या दी हुई है, अपने मन से मत ले लेना कि a एक्सेलरेशन है, नहीं, सवाल में डिफाइन करेगा। मैंने बोला है f बराबर है फोर्स, x बराबर है डिस्प्लेसमेंट और t बराबर है टाइम। और अब आपसे पूछा है a और b के डायमेंशंस, फटाफट करिए इसको। तो क्या करना है, एक सिंपल सी बात बताऊं, इसको और सिंपल कर लो हम लोग। तो देखो कैसे करेंगे,
एफ बराबर है न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने बोला यस, बस इसके इक्वल रखते चले जाइए और काम खत्म हो जाएगा। कैसे? देखो एकदम शॉर्ट में, ए इंटू एक्स बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इंप्लाइज ए इंटू मीटर बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर देखिए फटाफट क्या करेंगे, मीटर से मीटर कैंसल, मतलब ए बराबर आएगा किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए के डायमेंशन आएंगे L0 M1 T-2। आया क्या? मास के डायमेंशन खत्म, सॉरी ए के डायमेंशन हो गया। ऐसे अगला करिए, अगला वाला देखिए क्या है, BT लिखा है तो बस खत्म, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर आपने लिख दिया BT। अच्छा आगे लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर B इंटू सेकेंड। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, B बराबर आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूब। क्यों? क्योंकि S नीचे जाएगा तो पावर 3 हो जाएगी। अब आगे लिख दीजिए L M और T में डालिए तो L1 M1 T-3। दिस इज योर आंसर। बताओ हो गया क्या? चुटकियों का काम है और कुछ भी नहीं है। चाहे जितने रिलेशन आप प्रूव कर सकते हो, चाहे जितने, इस पर इससे ज्यादा कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं होते हैं। यही प्लस माइनस में आपको घुमाते रहता है, या इसको वर्ड फॉर्मेट में बोलेगा कि भाई वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, तो मतलब v इज इक्वल टू वेलोसिटी है उस सवाल के अंदर में। क्लियर है? यही इनकी वैरायटी होती है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलना है, कोई करेक्शन वगैरह होता है वगैरह, ये जो चीजें हैं वो मैंने यहां पर करवाई हैं। इसके अलावा मेरे को एक सवाल और याद आ रहा है इसमें, वो वैरायटी और मैं करवा देता हूं। वो ये है, क्वेश्चन है इफ लेंथ L, फोर्स F एंड टाइम कैपिटल T आर फंडामेंटल क्वांटिटी। यदि मैंने इनको फंडामेंटल मान लिया, देन डायमेंशंस ऑफ मास, ये आपको बताने हैं। सवाल को ध्यान से सुनिए। करना क्या है, किस प्रकार से करेंगे, तो भैया करना उसी तरीके से, बस आपको क्या है ना, मास हटा देना, उसकी जगह फोर्स को इंक्लूड करना है। और यदि ऐसा बोला है मतलब आपको इसी से जो फंडामेंटल में से हटा है उसी का फॉर्मूला आपको लिखना है। बात समझ में आई? तो मैंने बोला बस खत्म करेंगे कहानी। कैसे? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मैंने बोला ठीक है। तो यहां से मुझे बताइए, आप लिखोगे क्या? लिखोगे मास बराबर फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। आपने बोला ठीक है। अब यहां पर बस करना क्या है कि भैया फोर्स को 1 मान लेना है, बाकी डायमेंशन अपनी जगह लिखते चले जाइए। तो भैया डायमेंशंस ऑफ मास आएंगे क्या? फोर्स का डायमेंशन मतलब F1, और एक्सेलरेशन का क्या है? एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब L1 T-2 है ही है। मतलब डायमेंशंस ऑफ मास आएंगे F1 L1 T-2। ऐसे नए नए डायमेंशंस बनाने के लिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये -1 आएगा भैया, L-1 आएगा, ठीक है। और पूछूं मैं आपसे, चलो अब जैसे मान के चलो यही सवाल को कंटिन्यू करता है, किसी सवाल को जो मैंने अभी करवाया। मैंने क्या, लेंथ L, फोर्स F और टाइम T को मैंने फंडामेंटल माना, तो मैंने डायमेंशंस ऑफ मास पूछे। मैंने पूछा होता मान के चलो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, मैंने किसका पूछ लिया? डेंसिटी। तो अब आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको देखो जो नया आया है इस लाइन के अंदर में उसी का फॉर्मूला पहले लिखिए। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे तो भैया आप तो वही पाएंगे, क्या पाएंगे? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने बोला ठीक है, ओके। और दूसरा, अब पूछा किसका है उसको भी लिखिए। पहले सवाल में उसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी। क्यों नहीं पड़ रही थी? क्योंकि वो सिंपल था। लेकिन यहां पर देखिए आपके पास में है डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपने बोला ठीक है। तो भैया डेंसिटी के लिए क्या का लिखना पड़ेगा? डेंसिटी बराबर मास, मास की जगह आप यहां से लिखेंगे तो वो आएगा कितना? फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन और होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है।
अब क्या करना है, अब आपको डायमेंशंस पुट करने हैं। तो भैया डेंसिटी बराबर, पहले एक बार और लिख लेता हूं मैं यहां पर, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इनटू वॉल्यूम। बस एक ही चीज चेक करनी है, जो डायमेंशंस आप राइट हैंड साइड में लिख रहे हो उसमें ऐसा तो कोई नहीं है जिसको आपने हटाया था, बस। तो अब करिए, F1 एक्सेलरेशन क्या आएगा, L1 t-2, और वॉल्यूम क्या आएगा, L3। तो बस खत्म कर दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, तो आएगा F1 L-4 t2। ये हैं आपकी डेंसिटी के डायमेंशंस। क्लियर है? ये वैरायटी यहां पर बनती है सवालों की, जो मैंने यहां पर आपको करवा दी है। इससे ज्यादा और कोई वैरायटी है भी नहीं इसमें जो डायमेंशंस वगैरह पे बन जाए। बस सवालों का पैटर्न जरूर बन सकता है, जैसे मैंने आपको एक्सपोनेंशियल वाला नहीं करवाया होगा शायद, लॉग वाला तो साइन वाला करवाया, एक फंक्शन वाला, वैसे ही लॉग वाला बनेगा। लॉग में क्या आएगा कि भैया मैंने बोला v बराबर लॉग सी टी लिख दिया, तो c इंटू टी के डायमेंशन v के बराबर आने चाहिए, मतलब c के डायमेंशन L1 आएंगे। या मैंने आपसे बोल दिया सवाल कुछ इस प्रकार से कि एक्सेलरेशन, या फिर मैंने बोला फोर्स F बराबर a इंटू ई टू द पावर bx है। बस ये लिख दिया मैंने। फटाफट बताओ a के और इसके डायमेंशन। तो भैया क्लियर है ना, ये क्या है कि भैया ये वाली टर्म डायमेंशन लेस होनी चाहिए, मतलब f के और a के डायमेंशन सेम, f के और a के डायमेंशन सेम। और b के डायमेंशन कैसे लिखोगे, तो b इंटू एक्स बराबर डायमेंशन लेस, मतलब 1 लिख दीजिए। तो भैया b बराबर आएगा 1/x, x है मीटर में, तो b के डायमेंशन आएंगे L-1 m0 और t0। बात समझ में आ गई? इतना सा कहानी होती है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? सो इसी के साथ में हमारा आज का टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.